चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटा, और जो है रेडियो एक्टिव जो है तत्व हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो रेडियो एक्टिविटा में रेडियो एक्टिव तत्व है वो है हेनरी बेकरल 1852 से 1908 ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटा कहा तथा बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस क्षेत्र को मेरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड एवं फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। इसमें 3 प्रकार की किरणें अल्फ़ा, बीटा और गामा का उत्सर्जन देखा गया। रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फ़ा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फ़ा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फ़ा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं, और गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है और जिनका कोई कण नहीं होता। भेदन क्षमता में सबसे कम भेदन क्षमता अल्फ़ा किरणों की, इसके बाद बीटा किरणों की और सबसे अधिक गामा किरणों की होती है। लगभग 1000 गुना अधिक होती है अल्फ़ा किरणों से। तो ये जो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ यहाँ पर रेडियो एक्टिविटा की, ये रेडियो एक्टिव तत्व की, तो मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ तो ऐसे तत्व जो लगातार अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं जब तक कि स्थायी तत्व में न बदल जाएं, तो ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, ऐसे तत्वों को। और पदार्थों का यह गुण रेडियो सन 1911 में अंग्रेज भौतिक शास्त्री रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत पतली लगभग 0.004 सेंटीमीटर पर्णिका पर अल्फ़ा कणों की बौछार कराई। बौछार के पश्चात अल्फ़ा कणों की दिशा जानने के लिए धातु पर्णिका के चारों ओर जिंक सल्फाइड लेपित पर्दे को रख दिया तथा घूमने वाले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए। तो यहाँ पर पहला है कि अधिकांश अल्फ़ा कण जो है लगभग 99% अपने मार्ग से विचलित हुए बिना ही सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फ़ा कण लगभग 2000 कणों में से एक विभिन्न कणों पर अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, कोणों पर, है ना, विभिन्न कोण पर। और बहुत कम अल्फ़ा कण लगभग 20,000 कणों में से एक, है ना, वहाँ पे 2000 कण हैं, 2000 कणों में से एक कण जो है विभिन्न कोणों पर अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। और तीसरे कंडीशन में बहुत कम अल्फ़ा कण लगभग 20,000 कणों में से एक ऐसे थे जो 180 डिग्री के कोण यानी पुनः अपने पथ पर लौट आए, जैसे कि वे किसी अत्यंत प्रतिकर्षी पदार्थ से टकरा कर लौटे हों। रदरफोर्ड ने और भी इस प्रकार के कई अन्य प्रयोग किए और प्राप्त परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, क्योंकि कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु के केंद्र में भारी धनावेशित भाग उपस्थित है, जिसे नाभिक कहते हैं। बहुत कम कण वापस अपने पथ पर लौटते हैं, अतः नाभिक बहुत ही सघन और परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, एक्स अल्फ़ा किरणों का पुंज है, सोने की पतली पर्णिका है, विक्षेपित अल्फ़ा कण यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम मुड़े हुए अल्फ़ा कण हैं, ये मार्ग में वापस आने वाले अल्फ़ा कण हैं। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। फिर परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, तो अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का धन आवेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नाभिक का व्यास लगभग 10⁻15 मीटर, जबकि परमाणु का व्यास लगभग 10⁻10 मीटर होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। नाभिक का कुल धनावेश इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, जिससे आवेश परस्पर संतुलित हो जाते हैं। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं।
रदरफोर्ड मॉडल की कमियां या सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाता है। मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से होता है तो वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी जब वृत्तीय पथ पे घूमता है तो अपनी ऊर्जा को लगातार विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता रहता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन लगातार प्रत्येक चक्कर में अपनी ऊर्जा व्यय करता है तथा सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ नाभिक के ओर समीप आता जाता है। परिणाम स्वरूप अंत में उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, अतः परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, है ना। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया। जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो अपनी ऊर्जा खोएगा और ऊर्जा खोएगा तो अंत में क्या होगा, वह परमाणु में गिर जाएगा। तो उसके स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए। यदि इलेक्ट्रॉन लगातार सेकंड, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा व्यय करता है तो प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम लगातार मतलब सतत होना चाहिए, परंतु वास्तविक स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम होता है जिसमें निश्चित आवृत्ति की रेखाएं होती हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा लगातार नहीं होता। तीसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु संख्या, इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक इसको भी आपने पहले पढ़ा है। तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। तो उदासीन परमाणु के लिए जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेशित परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जेड माइनस परमाणु पर आवेश, जेड बराबर केवल प्रोटॉन की संख्या, है ना। और यहाँ पे बी द्रव्यमान संख्या। आगे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं। तो ए इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। वहाँ पर हमने देखा कि परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक के रूप में दर्शाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के एक परमाणु को एक्स ए जेड या जेड एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना, जहाँ पे ए पावर में है, जेड उसमें जो दिया हुआ है यहाँ, जहाँ जेड तत्व का प्रतीक है, जेड परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और ए द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में आप देख सकते हैं समस्थानिक, यह एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन जो है 6 6 6 तीनों का परमाणु क्रमांक है, लेकिन भार यहाँ पे 12 13 14 है, ये समस्थानिक है। ऑक्सीजन के भी आप समस्थानिक यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 17 और 18 वाला। हाइड्रोजन के भी आप 3 समस्थानिक देख पा रहे हैं 1 2 3। परमाणु जो है यहाँ पे का यहाँ पे जो समस्थानिक का अगर हम देखें तो जो 35 वाला है वो 75% है, 37 वाला जो है 25% है। तो अनुपात 3:1 है। तो 35 गुणित जो है हम क्या करेंगे 3 करेंगे प्लस 37 गुणित 1/3 प्लस 1 कर देंगे तो टोटल 35.5 आ जाएगा। मतलब सभी समस्थानिकों का, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों का जो औसत भार है वह क्या होता है, परमाणु भार कहलाता है। संभारिक में ये विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जो समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गन और पोटेशियम में, कैल्शियम में, इन सब में जो परमाणु भार है समान है लेकिन परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग है। और सम न्यूट्रॉनिक विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सम न्यूट्रॉनिक के लिए A1 माइनस AZ इज इक्वल टू A2 माइनस Z2। विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण ऊर्जा सिद्धांत, है ना, इस पर हम जो है नेक्स्ट क्लास में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।